Welcome back to my channel. अवनी ने पेरिस पैरालंपिक 24 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अवनी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में जीत के साथ 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। भारत की प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा में 14.21 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। मनीष नरवाल ने रजत पदक जीता क्योंकि वह P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 फाइनल में 24 शॉट के बाद 234.9 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कांस्य मोना अग्रवाल ने जीता। अगले 5 वर्षों में 10 नए आयुष संस्थान खोले जाएंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अगले 5 वर्षों में 10 नए आयुष संस्थान खोलने की घोषणा की। यह घोषणा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दौरे के दौरान की गई, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के विस्तार पर जोर दिया गया। उन्होंने स्वर्गीय संजय गुप्ता की स्मृति में एक सभागार का उद्घाटन भी किया और अरोहा 2024 सम्मेलन के लिए ब्रोशर की विमोचन किया। भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 की पहली तिमाही में 6.7% बढ़ेगी। NSO वित्त वर्ष 2024-25 की पहली त्रैमास में भारत की GDP में 6.7% की वृद्धि हुई, जबकि विनिर्माण में 7% की वृद्धि हुई। निर्माण और बिजली क्षेत्रों में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई। निजी उपभोग और पूंजी निर्माण में 7.4% और 7.5% की वृद्धि हुई। ग्रामीण खपत में सुधार हो रहा है, जिससे मांग और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच विकास हो रहा है। भारत का UPI 2024 में रिकॉर्ड लेन-देन में वैश्विक प्रतिद्वंद्विताओं से आगे निकलेगा। अप्रैल से जुलाई 2024 तक UPI ने लगभग ₹81 लाख करोड़ के लेन-देन किए, जो वर्ष दर वर्ष 37% की वृद्धि है। UPI ने प्रति सेकंड 3,729.1 लेन-देन किए, जो 2022 से 58% की वृद्धि है, जो अलीपे, पेपाल और ब्राजील के PIX से आगे है। जुलाई में UPI लेन-देन 20.6 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक मूल्य है। UPI लेन-देन लगातार 3 महीनों तक 20 लाख करोड़ से ऊपर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय के 75 वर्ष संवैधानिक मूल्य और राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने में इसकी भूमिका का जश्न मनाया गया। न्यायिक अवसंरचना न्याय में देरी को कम करने के लिए पिछले दशक में 8,000 करोड़ का निवेश किया गया। सम्मेलन का फोकस अवसंरचना, न्यायालय सुरक्षा और केस प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। तकनीकी निवेश ई-कोर्ट चरण 3 के लिए 7,200 करोड़ आवंटित किए गए। क्लाउड और AI तकनीक को बढ़ाया गया। किस मंत्रालय ने हाल ही में सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम शुरू किया? युवा मामले और खेल मंत्रालय, B रक्षा मंत्रालय, C गृह मंत्रालय या D ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही आंसर है A युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी को सशक्तिकरण प्रशिक्षण किया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम शुरू किया।
रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य उन सेवानिवृत्त एथलीटों को सशक्त बनाना है जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। यह सेवानिवृत्त एथलीटों को कैरियर विकास के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करके उनका समर्थन करता है, जिससे वे अधिक रोजगार पूरक बन जाते हैं। कार्यक्रम पीढ़ियों को जोड़ेगा, जिससे सेवानिवृत्त एथलीटों को युवा महत्वाकांक्षी एथलीटों को सलाह देने और प्रेरित करने की अनुमति मिलेगी। उनका अनुभव भविष्य के चैंपियन तैयार करने और भारत में खेलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आवेदन एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें कक्षा 12वीं और उससे ऊपर और कक्षा 11वीं और उससे नीचे के शैक्षिक स्तरों पर आधारित कार्यक्रम होंगे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? ए पटना, बी राजगीर, सी गया या डी नालंदा? इसका सही आंसर है बी राजगीर में खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राजगीर खेल परिसर आधुनिक खेल चोट उपचार के लिए 24 बिस्तरों वाले अस्पताल से सुसज्जित है। यह सुविधा भारत में एक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय को एक ही स्थान पर संयोजित करने वाली पहली सुविधा है। यह कॉम्प्लेक्स 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर गेम्स का समर्थन करता है। नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। खेल विश्वविद्यालय एक बड़े खेल पुस्तकालय के साथ खेल प्रबंधन, पोषण और विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। हाल ही में समाचारों में देखी गई सबीना शॉल किस समुद्र में स्थित है? ए लाल सागर, बी काला सागर, सी दक्षिण चीन सागर या डी अरब सागर? इसका सही आंसर है सी दक्षिण चीन सागर में सबीना शॉल स्थित है। चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने दक्षिण चीन सागर में विवादित सबीना शॉल पर अपनी पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। सबीना शॉल, जिसे जियानबिन रीफ के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटलिस द्वीप समूह के पूर्वी भाग में स्थित एक समुद्री मूंगा एटॉल है। यह पलावन के फिलीपीन प्रांत में 75 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है और यूएनसीएलओएस के तहत फिलीपींस के 200 समुद्री मील विशेष आर्थिक क्षेत्र ईईजेड के भीतर स्थित है। चीन दक्षिण चीन सागर के उथले और अधिकांश हिस्से को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है और वहां अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। हालांकि यह चीन से 630 समुद्री मील दूर है। सबीना शॉल 23 किलोमीटर लंबा है, जो एक संकीर्ण खंड से जुड़े दो मुख्य भागों से बना है, जिसमें केंद्रीय लैगून एक मूंगा अंगूठी से घिरा हुआ है। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया? ए कृषि मंत्रालय, बी नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या डी शहरी विकास मंत्रालय? इसका सही आंसर है सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय 2070 तक शुद्ध शून्य
प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना है और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को पूरा करना है। उन्होंने ग्रामीण विकास, किसानों के लिए जल संकट को हल करने में जल जीवन मिशन की सफलता पर प्रकाश डाला। सरकार पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में उद्योगों और हितधारकों का समर्थन करती है। सम्मेलन में उद्योगों, अनुसंधान और पर्यावरण संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द संदिग्ध मतदाता या डी वोटर मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में उपयोग किया गया है? ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इसका सही आंसर है ए असम में संदिग्ध मतदाता और डी वोटर शब्द का उच्चारण किया गया है। असम ने लगभग 1.2 लाख लोगों की पहचान डी संदिग्ध या संदिग्ध मतदाताओं के रूप में की है, जिनमें से 41,583 को विदेशी घोषित किया गया है। डी वोटर अवधारणा असम के लिए विशिष्ट है, जहां प्रवासन और नागरिकता प्रमुख राजनीतिक मुद्दे हैं। इसे 1997 में असम में पेश किया गया था। डी वोटर वे हैं जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता साबित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की तैयारी के दौरान संदिग्ध या विवादित नागरिकता वाले लोगों को डी वोटर के रूप में चिन्हित किया गया था। संदिग्ध मतदाता शब्द को 1955 के नागरिकता अधिनियम या 2003 के नागरिकता नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। 2003 के नागरिकता नियम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करते हैं।